Hello everyone, I hope you all are doing great and consistently preparing. I am Priya and आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि आरआरबी असिस्टेंट का जो भी एग्जामिनेशन होता है तो उस एग्ज़ाम को हमें कैसे किस प्रकार से मतलब टैकल करना है एंड कौन से सब्जेक्ट्स को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। बिकॉज देखो कंपोजिट टाइम होता है प्री एंड मीन्स दोनों में, बट प्री में तो दो ही सब्जेक्ट है तो उसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों करने हैं। एंड मेंस में होते हैं 5 सब्जेक्ट, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे क्या डिवाइड करना है एंड मैंने कैसे क्या डिवाइड किया था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। उससे पहले मैं अपने स्कोर कार्ड्स का भी डिटेल्स दे देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि मैं भी एक नॉर्मल मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, ऐसा बहुत कुछ मुझे आता नहीं था उस वक्त एंड अभी भी नहीं आता है। तो ये मेरा प्री का स्कोर कार्ड था। हाँ, जब प्री एग्ज़ाम देते हैं तो पहले ये ऐसा आता है ना कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हो, तो ये वो स्कोर था। एंड इसके बाद फिर ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन था, यहाँ पे डेट भी लिख के आती है कि 17 अक्टूबर को था, तो एक्सपेक्टेड था, तो उसी डेट को हुआ था, बट ये लिख के आया था। एंड प्री में मैंने टोटल 80 के 80 अटेम्प्ट्स किए थे। तो एग्जामिनेशन का लाइक प्री लेवल देखते हुए ना 80 अटेम्प्ट्स करना कोई भी बड़ी बात नहीं है अगर आपने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की है अच्छे से। आप बेसिक लेवल के डीआई पजल डेली डेली 5-10 डीआई 5-10 पजल्स एंड क्विजेस वगैरह टाइम टू टाइम दे रहे हो, टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोई भी बड़ी डील नहीं होती है 80 स्कोर करना। एंड ये तो मैंने 40 मिनट्स के अंदर ही कर लिया था, उस वक्त तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी तो बिल्कुल हो गया था। एंड ये लास्ट मतलब बीच में था ना प्री, तो तब आरआरबी पीओ का भी प्री पहले हो चुका था एंड एसबीआई का भी प्री पहले, एसबीआई क्लर्क का भी हो चुका था, तो मेरी अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी। आईडीबीआई के एग्जाम्स हो चुके थे, इसीलिए मैंने आईडीबीआई वाले वीडियो में भी बोला है कि हम हर एक एग्ज़ाम देना बहुत कंपलसरी हो जाता है। बिकॉज उस एग्ज़ाम में चाहे हमारा स्कोर खराब हो जाए बट हमें इम्प्रोवाइजेशन के पता चल जाता है कि इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप पता चलता है कि हमें क्या क्या चीज़ इम्प्रोवाइज़ करनी है। तो उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया था। फिर भी रीजनिंग में आई थिंक एक गलत हो गया था या नॉर्मलाइजेशन हो गया, पता नहीं। तो ये मेरे 80 में से क्वांट में 40 आए थे एंड रीजनिंग में मेरा 38.75 स्कोर आया था। तो 80 अटेम्प्ट करना इन प्री इज़ नॉट अ बिग डील। एंड प्री में तो आप अगर लाइक सेक्शन भी ओपन करते हो, मैं वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इजी इजी पहले सॉल्व करो, तो वैसे सॉल्व करने के बाद फिर आप एक सेक्शन में जाओगे एंड कंटिन्यूस सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। या अदरवाइज आपको दिख रहा है कि रीजनिंग आप जो भी देख रहे हो आपको ईजी लग रहा है तो कंटिन्यूस सॉल्व करते जाओ, ऐसा भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप जो भी मतलब जो भी कर रहे हो रियल एग्जामिनेशन में, आपका वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड होना चाहिए, इसीलिए मॉक्स में भी वैसी स्ट्रैटेजी यूज़ करते जाओ। बिकॉज मुझे पता था कि मैंने ऐसा सॉल्व करती थी, मेरी प्रैक्टिस ही वैसी हो गई थी कि आरआरबी रिलेटेड कि पहले इजी सॉल्व करो देन गो फॉर द सेक्शन वाइज। तो मैं वैसे ही करती थी, तो मैंने रियल एग्जामिनेशन भी वैसे ही किया था। कुछ भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था स्कोर पे, मतलब टाइमिंग पे। अभी मेरा तो 40 मिनट्स के अंदर ही हो गया था एंड कट ऑफ भी 72 कुछ था एंड 78 मार्क्स मुझे आए थे। दैट मीन्स प्री क्रैक करना एक बड़ी बात नहीं है। अगर आप बिगनर भी हो एंड आपका कंटेंट रीजनिंग पे अच्छा कमांड है तो आप प्री क्रैक कर लोगे। जस्ट यू हैव टू फिगर आउट कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है एंड फास्ट में स्पीड कैसे लानी है, तो उसके लिए टाइमर से प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। ये मेंस का रिजल्ट है, तो इसमें भी मैंने कुछ खास अटेम्प्ट नहीं किए थे। इफ़ यू कैन सी 135 टोटल मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट थे, मतलब हर एग्जाम में मेरे कम अटेम्प्ट थे यार, तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता था कि मेरा निकलेगा। बट जब ये मेंस दे के मैं आई थी ना, उसी दिन आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट लगा था जिसमें मेरे हार्डली 100 या 105 तक अटेम्प्ट थे एंड वो क्रैक हो गया था विथ 93 सम मार्क्स। तो मुझे फिर तब कॉन्फिडेंस आया कि ओके मेरा एक्यूरेसी ठीक ठाक है। एंड बिकॉज आईडीबीआई में तो मेरा इंग्लिश में भी गलत हुआ एंड मुझे जीए पता ही था कि इसमें तो काफ़ी गलत है। तो ये 135 अटेम्प्ट्स का हम ब्रेकेज देख लेते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मतलब एग्जाम पैटर्न ऑब्वियसली आपको सबको पता है, बट हम थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम में देखिए, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के लिए एंड जीए में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी विच इज कॉन्ट उसमें 40 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज जो भी आप ऑप्ट करोगे उसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन आते हैं फॉर 20 मार्क्स, मतलब हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न होता है ऑफिसर्स के लिए, मतलब स्केल 1 के लिए भी एंड असिस्टेंट के लिए भी आरआरबी में। तो इसमें ना अभी मेरा स्कोर मैं अगर दिखाऊंगी आपको तो मैंने इक्वली ही वैसे डिवाइड किया था, बट मैंने ज़्यादा फोकस रीजनिंग एंड कॉन्ट को दिया था उस वक्त। एंड एग्ज़ाम के बाद जब मैंने सोचा कि मैंने अगर ऐसा भी किया होता तो अच्छा स्कोर आता या वैसा भी किया होता तो अच्छे अटेम्प्ट्स आते, बिकॉज लोगों के अटेम्प्ट्स उन्हें एकदम 150 160 क्रॉस थे। इवन मेरे फ्रेंड्स के भी कुछ अटेम्प्ट्स 140 प्लस थे, तो मुझे थोड़ा डर भी लग गया था कि यार इतने कम अटेम्प्ट्स क्यों करके आई मैं, या मैंने मतलब कहीं पे ज़्यादा तो टाइम नहीं दे दिया। तो देखिए ये मेरे स्कोर कार्ड का लाइक ब्रेकडाउन है सब्जेक्ट वाइज। तो 40 में से मुझे रीजनिंग में आए थे 33.75, 40 में से कंप्यूटर में मैंने 21.50, मतलब ये बाद में फिर 0.50 से मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड जनरल अवेयरनेस में 80 मार्क्स आए थे,
जैसे कि मेरा वीक है, पूरी दुनिया को मैंने बता चुकी हूँ अभी। एंड इंग्लिश में 27 मार्क्स आए थे, ये तो मुझे गारंटी था बिकॉज 27 अटेम्प्ट्स मुझे अच्छे से याद है, मैंने उतने ही किए थे। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरे 28 पॉइंट कुछ मार्क्स आए थे। तो मेरे अटेम्प्ट्स क्या थे, 135 टोटल। एंड सब्जेक्ट वाइज मैं बोलूँ तो रीजनिंग में मैंने 35 अटेम्प्ट किए थे, कंप्यूटर में 28 अटेम्प्ट किए थे, जीए में मैंने 15 अटेम्प्ट किए थे, इंग्लिश में 27 ही अटेम्प्ट किए थे, एंड क्वांट में मैंने 30 अटेम्प्ट्स किए थे। ये सारे मिला के 135 के आसपास कुछ किए थे। एंड एक दो शायद ऊपर होंगे बिकॉज वो मार्क फॉर रिव्यू आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू ऐसे करते हैं ना, तो वैसे थे। बट यहाँ पे स्कोर अगर आप देखोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 30 मैंने कॉन्ट में अटेम्प्ट किया एंड मुझे 28.75 आ गया, एक गलत हो गया। बिकॉज कॉन्ट एंड रीजनिंग में ना 50 मार्क्स के होते हैं सेक्शन, तो वहाँ पे जब स्कोर मल्टीप्लाई होता है तो ये 33.75 को 1.25 से मल्टीप्लाई होता है वो स्कोर। बिकॉज 50 डिवाइड बाय 40 करके 1.25 जो भी आता है एवरेज, उससे डिवाइड इससे मल्टीप्लाई होता है। एंड कंप्यूटर में 0.25 से 0.50 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये सारा टोटल करके फिर ये 123.88 स्कोर आया था आउट ऑफ 200। तो मुझे ये बताना था कि यहाँ पर देखिए कॉन्ट एंड रीजनिंग में 100 मार्क्स आ सकते हैं आपके, अगर आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है तो कॉन्ट एंड रीजनिंग को आपको डेफिनेटली वेटेज देना है। बट एक यहाँ पे गेम चेंजर भी हो सकता है, जीए ऑफ कोर्स, बट उसके अलावा भी एक गेम चेंजर है जो कि है लैंग्वेज, जो कि है इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज। बिकॉज देखिए अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश बहुत नॉर्मल लेवल का था। जैसे अगर हम सोचें ना तो एसबीआई पीओ प्री लेवल का वैसे समझ सकते हैं, या आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव या आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर में जैसा इंग्लिश आया होगा ना वैसे ही था। बिल्कुल मतलब एकदम टफ लेवल का नहीं था। चलिए स्केल 1 में थोड़ा हार्ड था, बट यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट में बिल्कुल इंग्लिश नॉर्मल था, पीओ से बिल्कुल एक लेवल नेक्स्ट आप सोच सकते हो पीओ प्री से। तो बिल्कुल ही टफ नहीं था। एंड यहाँ पर अगर हमने अच्छी प्रैक्टिस की होती, मतलब मैंने अगर अच्छा टाइम दिया होता है, या फिर मैंने पैसेज वगैरह मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया था, एक पैसेज तो मैंने छोड़ दिया था इंग्लिश में कि टाइम कंज्यूम हो जाएगा। एंड आरसी का मुझे थोड़ा पर्सनल फोबिया भी है कि आरसी मेरा गलत ही हो जाता है, तो इसलिए मैंने टाइम नहीं दिया उसको एंड मैं रीजनिंग में चली गई थी। बट अगर मैंने उसको टाइम दिया होता ना तो वो क्वेश्चन भी हो जाता एंड 5-6 मार्क्स मेरे और बढ़ जाते। अभी सिलेक्शन होने के बाद तो मार्क्स का कुछ वैसे भी कट ऑफ अगर 120 लग रहा है तो आप 125 लाओ या फिर 200 मार्क्स ला लो, आपको जॉब तो मिल ही गई है। बट एक रहता है ना कि अगर नहीं होता तो इसीलिए ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इंग्लिश को भी बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हो। एंड कंटेंट रीजनिंग में देखिए 100 मार्क्स मतलब हाफ ऑफ द पेपर यू कैन कवर फ्रॉम हियर, तो इसीलिए अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कीजिए कंटेंट रीजनिंग का। एंड मैंने ये भी बताया है कि ओनली जब भी आप प्री के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली प्री लेवल के प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम। बट मेंस की भी प्रिपरेशन हमारी साथ में चल रही है तो मेंस को भी साथ में हमें प्रैक्टिस करते रहना है। एंड प्री के बाद बहुत लोग ऐसा करते हैं ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, ओनली मेंस पे फोकस करना चालू कर देते हैं। बिल्कुल हार्ड हार्ड क्वेश्चन उठाओ, हार्ड पजल उठाओ, हार्ड डीआई उठाओ, जो बिल्कुल मतलब फिजिबल भी नहीं है सॉल्व होना जल्दी से जल्दी 8 या 10 मिनट में, वो हाफ आवर ले लेती है। एंड उसमें फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है एंड आगे पढ़ाई की इच्छा नहीं होती है। बहुत बार होता है, मेरे साथ हुआ है, अभी भी होता है। अगर मैं कुछ टफ क्वेश्चन उठा लूँ जो मुझे नहीं आता है तो फिर आगे का पूरा मूड ही सत्यानाश हो जाता है पढ़ाई करने का। तो इसीलिए ना वैसा बिल्कुल हमें ये मेंटालिटी नहीं रखने की है। हमें जिस लेवल का एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं ना उसी लेवल के क्वेश्चंस को टारगेट करना है। अगर एक आधी हम मेंस दे रहे हैं एंड अगर हमारा एसबीआई पीओ मेंस में जो स्कोर आ रहा है उससे अगर हम जज करेंगे कि मेरा आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में ये स्कोर आएगा, तो बिल्कुल गलत बात है। उसका लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है। इवन आरबीआई आरआरबी स्केल 1 का भी हम देखें तो दोनों का लेवल डिफरेंस है। तो बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं है। बाकी प्रैक्टिस तो आपको सिमिलर करनी है, बट मेंस के स्कोर से जो आप अफेक्ट हो जाते हो, जो मतलब हम लोग सोचते हैं कि अरे इतना ही आ रहे, मेरे भी खुद मतलब यहाँ पे देखिए 123 अटेम्प्ट स्कोर आया है मुझे। बट जब मैं मॉक्स देती थी ना तो मेरे 95 के ऊपर कभी मार्क्स गए नहीं। 95 मुझे याद भी नहीं है कि 100 मैंने कभी क्रॉस किया होगा कोई भी मेंस के मॉक में, मतलब नॉट जस्ट इन आरआरबी असिस्टेंट बट कोई भी मेंस के मॉक में मैंने कभी 100 क्रॉस नहीं किया। 99 मैक्सिमम मुझे कभी आए होंगे, या नहीं 100 तो क्रॉस ही, 3 डिजिट में तो कभी मुझे स्कोर नहीं आया। तो इसीलिए बट फिर भी बाकी जो भी रियल एग्जाम्स मैंने दिए सब में अच्छा स्कोर आया है, एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है। बिकॉज एक्यूरेसी एक होता है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एक होता है। तो बस आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। एग्ज़ाम ईजी ही होते हैं, एग्ज़ाम बिल्कुल आपको ऐसा फेल करने के लिए नहीं बनाए हैं, आपको क्लियर करवाने के लिए बनाए हैं। बट वही है ना कि जो लोग कंसिस्टेंसी से करते हैं वो लोग सिलेक्शन लेके चल जाते हैं। एंड तो मोटो मेरा यही था इस वीडियो से कि आपको थोड़ा सा पता चले कि स्कोर
अच्छे आ सकते हैं। मॉक्स के स्कोर से अपना रियल एग्ज़ाम का स्कोर बिल्कुल डिफाइन मत कीजिए। बट हाँ, ये तब होगा जब आप मॉक में जो भी गलतियाँ कर रहे हो उसको एनालाइज़ करो एंड उसको रिपीट ना करो। अगर आप सेम मिस्टेक्स करते जा रहे हो तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा फिर मॉक के स्कोर में। इवन फिर रियल एग्जामिनेशन में तो प्रेशर होता है एंड पूरा एग्ज़ाम का ऐसा माहौल होता है एंड अपना पीसी मतलब पीसी का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि हमने मतलब हमारे हैंडी चीज़ें नहीं होती ना जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो थोड़ा बहुत इशू होता है, स्क्रोलिंग का इशू होता है आरआरबी में तो बिकॉज़ बहुत लंबे-लंबे क्वेश्चंस हो जाते हैं 2 लैंग्वेज में, फिर ऑप्शंस भी 2 लैंग्वेज में। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज करो एंड जो भी आपकी मिस्टेक्स है, जो भी आप वीकनेसेस है, उस पे वर्क करो, तो आपको डेफ़िनेटली रियल एग्ज़ामिनेशन में अच्छा स्कोर आएगा। तो मॉक से बिल्कुल डिप्रेस होना नहीं है। मॉक इसीलिए डिज़ाइन किए जाते हैं रियल एग्ज़ाम से एक स्टेप मुझे तो लगता है एक लेवल अप ही होता है वो बिकॉज़ आपको अच्छी लेवल की प्रैक्टिस कराई जाती है एंड आपको रेडी किया जाता है। एग्ज़ाम रेडी अगर होना है तो डेफ़िनेटली एक लेवल अप का अगर हम एग्ज़ाम रेडी हो गए तो ये एग्ज़ाम हमें ईज़ी ही लगेगा। तो इसीलिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए एंड उस चीज़ पे ज़रूर फ़ोकस कीजिए जो मैंने बोला कि रीज़निंग एंड क्वांट से आप 100 मार्क्स ले सकते हो, तो आपको डेफ़िनेटली उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। जो लोग जीए में वीक है, जो लोगों का जीए स्ट्रॉन्ग है, जो कवर कर सकते हैं तो उनको तो क्या ही कहना है, वो लोग डेफ़िनेटली जीए स्कोर करने के बाद बाकी सेक्शन में भी स्कोर कर ही लेंगे अगर उनको प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली है। बट ऐसा भी नहीं है ना कि हम कोई एक इंसान सारे सेक्शन में अच्छा हो सकता है। मैं ऐसा आइडियल सिचुएशन नहीं सोच सकती हूँ। मैं अगर ऑन एवरेज देखूँ तो ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि सारे सेक्शंस वीक या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। कुछ सेक्शंस वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस आल्सो बिकॉज़ ऐसा नहीं कि इंग्लिश वीक है एंड इंग्लिश में ही टाइम देते बैठ रहे हो या फिर गलत कर दे रहे हो। टाइम भी नहीं दिया, फास्ट में सॉल्व कर लिया बट गलत कर लिया, एक्यूरेसी की गारंटी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बिकॉज़ मेरे 135 अटेम्प्ट्स थे बट मुझे एक्यूरेसी की फुल गारंटी थी। एंड रीज़निंग एंड क्वांट में तो मैंने बताया ना 1.25 से मल्टीप्लाई होता है। तो अभी देखो मैंने रीज़निंग एंड क्वांट में दोनों मिला के मेरे अटेम्प्ट वाज 65 बट स्कोर भी लगभग 65 के आसपास ही आया है। तो इसीलिए आया है बिकॉज़ वो 1.25 से मल्टीप्लाई हुआ। तो वैसे ही सोचिए अगर आपने 70-75 तक अगर अटेम्प्ट कर लिया एंड इसके बाकी सेक्शंस में अगर एक्यूरेसी मेंटेन की तो फॉर एग्जांपल आपने अगर 70 अटेम्प्ट किए इंग्लिश क्वांट मिला के तो उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करके तो आपका इधर ही स्कोर 85 तक आ जाएगा। चलो 80 पकड़ लो एंड बाद में इंग्लिश में 25 एंड बाकी जीए तो है। ये वीडियो से यही बताना था कि ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट लेवल का एग्जाम है तो आपको 150 अटेम्प्ट करने हैं, 160 अटेम्प्ट करने हैं। आप बिल्कुल जितना आ सकता है बिकॉज़ लेवल अगर एग्ज़ाम टफ आया तो सभी के लिए टफ आएगा एंड ईज़ी आया तो डेफ़िनेटली सबके अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे। तो वो चीज़ें भी कंसिडर करनी होती है। ऐसा नहीं सोचने का कि ये मेरे ही कम अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। आपको वो आइडेंटिफ़ाई हो ही जाएगा रियल एग्ज़ामिनेशन में कि ये टफ है एग्ज़ाम तो हो सकता है इसका कट ऑफ भी कम जाए एंड हमें उसी हिसाब से सॉल्व करना है। ज़बरदस्ती में रॉन्ग अटेम्प्ट्स नहीं करके आने हैं बिकॉज़ एक्यूरेसी मैटर्स एंड उसके साथ-साथ में क्या चाहे ये एग्ज़ाम मतलब हम मतलब टारगेट ना भी कर रहे हो बट ये एग्ज़ाम से हमें फ्यूचर एग्ज़ाम्स में हेल्प मिलती है। चाहे किसी को लगता है कि मुझे डायरेक्ट एसबीआई पीओ बनना है बट एक्यूरेसी अगर आपको जानना है तो आपको रियल एग्ज़ामिनेशन में करेक्ट सॉल्व करके आने होंगे। तभी तो आपको फिर स्कोर देख के पता चलेगा कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है या ये मैंने यहाँ पर करना चाहिए इम्प्रोवाइज़ेशन एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारा ज्ञान मिला होगा एंड बहुत सारी मोटिवेशन ज़रूर मिली होंगी कि क्योंकि मैं भी बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी फिर भी अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो बिल्कुल ही कर सकते हो। आप तो बहुत स्मार्ट हो मेरे से यार। तो यही था वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, कनेक्टेड रहिए क्योंकि इस ग्रुप स्टडी वगैरह तो ठीक है वो कॉलेज में नहीं होता था बिकॉज़ तब हम यंग थे, हमें उतना प्रेशर नहीं था करियर का बट अभी हो जाती है अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर करो एंड आपके साथ भी अगर ऐसे डेडिकेटेड बंदे हो जो आपके साथ अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एंड आप लोग फिर ग्रुप स्टडी में डिस्कस कर सकते हो स्पेशली जीए इंग्लिश में ना जो किसी को नहीं आता है तो वो एक दूसरे को हेल्प करके एंड वाइस वर्सा तो बहुत हेल्प मिलती है एंड हम अगर डिस्कस करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा देर तक रिकॉल रहती है एंड वो सेम मिस्टेक्स हम नहीं रिपीट करते बिकॉज किसी ने बोला था कि अरे ये गलत हुआ है ये नहीं करना है तो ऐसे हेल्प मिलती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।